सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव भले ही अगले साल हों, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी अभी से चुनावी मोड में आ गए हैं। संगठन ने पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने कमर कस ली है। बूथ स्तर पर नए सदस्यों को जोड़ने पारंपरिक रणनीति के अलावा हाईटेक फार्मूला अपनाया जा रहा है। कांग्रेस जहां डिजिटल सदस्यता अभियान के जरिए 10 लाख नए सदस्य तैयार करने के लिए युद्ध स्तर पर जुट गई है, तो वहीं बीजेपी भी वर्चुअल माध्यम से मैं दबदबे के लिए कमल मितान कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है। अब सवाल यह है कि आखिर छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में राजनीतिक पार्टियां सोशल प्लेटफॉर्म पर इतना फोकस क्यों कर रही हैं? चर्चा करेंगे। पहले दिन भर के हलचल पर देखते हैं एक रिपोर्ट। बीजेपी और कांग्रेस 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए अभी से युद्ध स्तर पर जुट चुके हैं। चुनाव से पहले जमीनी स्तर पर पकड़ बनाने के लिए संगठन भी लगातार सक्रिय है। बात करें सत्तारूढ़ कांग्रेस की, तो उसने अपना वोट परसेंटेज बढ़ाने 10 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पार्टी मैनुअल के साथ साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कर रही है। डिजिटल सदस्यता अभियान के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक ऐप लॉन्च किया है। अब तक सदस्यता अभियान के 50% लक्ष्य को पूरा भी किया जा चुका है और बचे हुए टारगेट को आने वाले 31 मार्च से पहले पूरा करने कांग्रेस संभाग स्तर पर ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत कर चुकी है। एआईसीसी सचिव चंदन यादव और प्रभारी सप्तगिरी शंकर उल्का खुद पार्टी पदाधिकारियों को डिजिटल मेंबरशिप अभियान के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। इधर कांग्रेस के डिजिटल मेंबरशिप पर बीजेपी तंज कस रही है। हमने अभी सदस्यता अभियान हम काम कर रहे हैं ताकि जो सही लोगों को हम सदस्य बना सके। भारतीय जनता पार्टी की तरह जो छत्तीसगढ़ में जो 50 लाख मिस कॉल के माध्यम से सदस्य बनाए थे और उनको 50 लाख वोट नहीं मिले छत्तीसगढ़ में, तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी उनको वोट नहीं दिए। ऐसे सदस्य नहीं होना चाहिए। कांग्रेस अब डिजिटल मेंबरशिप चालू कर रही है। इसके पहले मैनुअल किए थे तो नहीं जुड़े, टोल फ्री नंबर दिए तो लोग मेंबर नहीं बने। और वास्तविकता यह है कि कांग्रेस से कोई जोड़ना नहीं चाहते हैं। एक प्रकार से इनकी मेंबरशिप फेल हो गई है। जो फिजिकल जा करके किए तो भी लोग नहीं बने। दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भी एक्शन मोड में हैं। शुक्रवार को उन्होंने पार्टी के कोर ग्रुप समेत प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की बैठक ली। इस बैठक में नगरीय निकाय चुनाव में हार की समीक्षा के साथ साथ आगामी 3 माह के लिए संगठन की कार्य योजना पर चर्चा की गई। राज्य सरकार को घेरने के लिए किन मुद्दों को हवा देना है, इस पर भी रणनीति बनी। इसके अलावा बूथ स्तर पर नए सदस्य जोड़ने और ऑनलाइन डोनेशन कैंपेन पर भी मंथन हुआ। वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर दबदबा बनाने के लिए बीजेपी ने कमल मितान कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके तहत बूथ और विधानसभा स्तर पर 50,000 नए लोगों को जोड़ा जाना है, जो आगामी विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए अहम साबित होंगे। कमल मितान भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है। इसमें जो हमारे सोशल मीडिया वॉलंटियर्स जुड़ेंगे, उनकी एक छोटी ट्रेनिंग की जाएगी और फिर जिलावार और विधानसभावार उनके कामों का उपयोग उनसे काम लिया जाएगा। दरअसल कोरोना काल में जिस तरह उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा है, उसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म की महती भूमिका है। इस बात से सबक लेते हुए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी ने अभी से अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पारंपरिक रणनीति के साथ साथ हाईटेक प्लान्स भी बनाए जा रहे हैं। दोनों दल एक ही लक्ष्य पर काम कर रहे हैं कि चुनाव से पहले पार्टी की जमीनी पकड़ को मजबूत कर सकें। अब देखना है कौन अपने लक्ष्य के कितना करीब पहुंच पाता है। राजेश मिश्रा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। दोनों ही अपने सदस्य संख्या बढ़ाने पर काम कर रही हैं। दोनों ही पार्टी अपने डिजिटलाइजेशन के लिए काम कर रही हैं और साथ साथ एक दूसरी पार्टियों पर तोहमत भी लगाते हुए चल रही हैं। दोनों पार्टियों में किसका काम तेज चल रहा है, किसका काम सही है, किसका काम गलत है, किसके सही में सदस्य बन रहे हैं, किसके सदस्य नहीं बन रहे हैं, इस बारे में दोनों पार्टियों को क्या कहना है। और अगला जो चुनाव, क्योंकि कोरोना काल में अब सारे चुनाव हो रहे हैं, चाहे पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, चाहे भी उत्तर प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, गोवा का चुनाव आप देख रहे हैं, उत्तराखंड का,
तो कोरोना काल में ही चुनाव होगा ऐसा मानते हुए पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं कि डिजिटल माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंचा जाए, क्योंकि मोबाइल हर किसी के पास अब उपलब्ध हो गया लगभग। सारे विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। कांग्रेस से हमारे साथ बहुत संयत और बहुत गहन अध्ययन के साथ अनुभव रखने वाले सुरेंद्र शर्मा जी हैं, कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं। भाजपा के युवा नेता आरडीए के पूर्व चेयरमैन संजय श्रीवास्तव जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। संजय श्रीवास्तव जी, आपकी पार्टी के जो नेता हैं धर्मलाल कौशिक जी, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने पहले मैनुअल तरीके से लोगों को जोड़ने की कोशिश की, अब वो डिजिटलाइजेशन पर जा रही है। और आपकी पार्टी पर जो कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मोहन मरकाम, उनका कहना है कि आपकी पार्टी को उतने भी वोट नहीं मिले जितने आपने मिस कॉल से मेंबर बनाए थे। कांग्रेस ने अपना लक्ष्य 10 लाख नए सदस्यों को जोड़ने का रखा है, और आपकी पार्टी जो पिछला विधानसभा चुनाव है उसमें करीब 10% के मतों के अंतर से कांग्रेस से हारी है। आपकी पार्टी क्या तैयारी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जो समीक्षा चल रही, जैसा कि मीडिया में खबरें आ रही हैं, अंदर की बात आपको ज़्यादा मालूम होगी, क्या स्थिति, आपकी पार्टी अपना कैसा स्वरूप देखती है 2023 के चुनाव के मद्देनजर? शिरीष जी, जो आपने कहा और जो धर्मलाल कौशिक जी ने जिस बात को कहा वो विशुद्ध रूप से पूर्णतः सत्य है। देखिए, आज छत्तीसगढ़ के साथ साथ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन यदि हम देशव्यापी देखें तो वास्तव में कांग्रेस के साथ में बहुत कम लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं। ये कह सकते हैं कि जो एक बड़ी पार्टी है, और यदि हम उसका आंकड़ा निकालें तो ये कहा जा सकता है कि अब वास्तव में कांग्रेस के साथ में जुड़ने की स्थिति आम लोगों की नहीं है। ये वही कांग्रेस है जो देश की आजादी के बाद से सरकार में रही, लगभग 58 वर्षों तक इन्होंने सरकार में रहा, चाहे वो राज्यों की सरकार रही चाहे केंद्र की सरकारें नहीं। 400 सीटों के साथ में सरकार बनाती थी, लगभग सभी राज्यों में इनकी सरकारें हुआ करती थी। आज यदि हम यहां पर देखें तो आज कांग्रेस की क्या स्थिति है, ये किसी से छिपा हुआ मामला नहीं है। अब यदि हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, हम 1951 से जनसंघीय यात्रा प्रारंभ किया हमने 1977 में जनता पार्टी, और 6 अप्रैल 1980 को एक राजनीतिक दल के रूप में हमने पूर्ण राजनीतिक दल के रूप में हमने काम को प्रारंभ किया। यदि हम भारतीय जनता पार्टी की उम्र ही यदि कहें तो एक युवा पार्टी के रूप में हम कह सकते हैं कि 42-43 साल की उम्र हमारी है। और इन 42 सालों के अंदर में 43 सालों के अंदर में यदि हम ये कहें कि यदि आज हम संसदीय और विधानसभा में प्रतिनिधित्व के मामले में यदि मैं बात करूं तो आज देश में हम एक सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में काम कर रहे हैं। और यदि सदस्यता की मैं बात करूं, प्राथमिक सदस्यता की, तो दुनिया में एक सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में हम काम कर रहे हैं। अब चर्चा होगी छत्तीसगढ़ की। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ एक नवोदित राज्य, नया राज्य, जिस राज्य के निर्माता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, अर्थात इस राज्य के निर्माण का भी श्रेय यदि किसी को जाता तो भारतीय जनता पार्टी को चाहता है। और यह भी इतिहास में दर्ज है कि पहले 3 चुनाव विधानसभा के होते, उसमें प्रदेश की जनता का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। इस नए राज्य को संवारने में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया। और यह भी सत्य है कि 2018 के चुनाव में हम काफी मतों के अंतर से हारे। तो देखिए, बड़ी कठिन परिस्थिति से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। हम संगठन आधारित लोग हैं और संगठन आधारित पार्टी, बड़े संघर्षों के साथ में हम आगे बढ़े हैं। अपेक्षित परिणाम हमको यहां नहीं मिला, लेकिन हम जिन संघर्षों के साथ से निकले हैं, जब हमारे पास 1 सीट नहीं हुआ करती थी, आज से केवल 40 साल पहले 2 सीटें नहीं हुआ करती थी, वहां से हम दुनिया में सबसे बड़े एक राजनीतिक दल के रूप में संगठन के मामले में और प्रतिनिधि के मामले में सबसे बड़े राजनीतिक दल देश के अंदर में हैं। इसलिए हमारे सामने चुनौती तो है, लेकिन चुनौती इतनी बड़ी नहीं है जिसको बार बार ये इंगित करके कहते हैं कि इतने वोट्स भी हमको नहीं मिले। ये तो 5 साल का खेल रहता है, 5 साल में बाजी पलट जाती है और फिर पक्ष विपक्ष हो जाता है। तो कांग्रेस के लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह बात सत्य है कि हमें इसकी चिंता है कि हमें यदि कम वोट मिले या हम इतने बड़े अंतर के साथ में क्यों पराजित हुए। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर में आज उसी की जो आपने जिस विषय को लेकर आज यहां पर चर्चा रखी है कि हम एक बार फिर से कवायद, हम हर एक जीत के साथ भी समीक्षा करते हैं और हर एक हार के साथ भी समीक्षा करते हैं कि वास्तव में हमें कहां रहना है, कहां तक आगे बढ़ना है। तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में एक बड़ा अंतर को हम आगे कवर करते हुए इसीलिए सदस्यता की बातचीत करें या डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसकी बातचीत कर रहे हैं, तमाम प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर हम आ रहे हैं। कांग्रेस में तो नेता आधारित पार्टी है कांग्रेस में कभी कोई संगठन की संरचना आज तक हमने नहीं देखी। अब धीरे धीरे करके वो प्रयास कर रहे हैं, अच्छी बात है, करें। अपने राजनीतिक दल को, अपने दल को यदि मजबूत करते हैं, इसमें कहीं किसी
किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, लेकिन हाँ, वो नेता आधारित पार्टी ये सत्य है, क्योंकि हर एक परिणाम के बाद ये सामने दिखाई देता है, हर एक विषय के बाद में ये दिखाई देता है। संजय जी, तो मुझे लगता है कि आने वाला समय निश्चित रूप से भाजपा का बेहतर होगा। संजय जी, मैंने आपकी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना है। आपने भारतीय जनता पार्टी की पूरी विकास यात्रा के बारे में बताया, किस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी और युवा पार्टी है, जैसा कि आपने कहा। तो इस लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस भी एक युवा पार्टी है, क्योंकि 77 के बाद जो कांग्रेस बनी वो कांग्रेस नहीं थी जो पहले वाली कांग्रेस थी। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के उतार चढ़ाव की बात है, तो इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, जब राज्य बना उसके बाद 3 चुनाव कांग्रेस लगातार हारी, उसके बाद कांग्रेस ने अपनी एक जगह बनाई। और जैसा कि कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ बनने के पीछे एक बड़ी वजह ये थी कि जो भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो इसलिए बनती कि छत्तीसगढ़ में यहाँ पर कांग्रेस का वर्चस्व है और उसके कारण मध्य प्रदेश में उनकी सरकार बनती, तो इस राज्य को अलग कर दिया जाए। और पहले इसका श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है और उन्होंने इसके लिए प्रयास भी किया। आपकी पार्टी का जो टारगेट दिया था उससे आगे जाके आपने वो टारगेट हासिल नहीं किया, तो भी उन्होंने राज्य बनाया। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जिस तरह से 2000 से 2003 तक आपकी पार्टी सक्रिय दिखती थी, अजीत जोगी जब मुख्यमंत्री थे और उनके खिलाफ जिस तरह से आंदोलन की भूमिका हो, चाहे नए लोगों को सामने लाने की भूमिका हो, ऐसा लगता है कि आपकी पार्टी में ठहराव जैसा आ गया। पार्टी कुछ करने की स्थिति में नहीं है या कुछ करना नहीं चाहती, अपने अंदर कोई नया प्रयोग नहीं करना चाहती। जैसा 2000 से 2003 के बीच में चाहे राष्ट्रीय स्तर पर आपने छत्तीसगढ़ से नेताओं को प्रोजेक्ट किया हो, चाहे प्रदेश स्तर पर नए नए लोगों को सामने लाने का काम किया हो, लगता है वही लोग वही चीज़ें बार बार चल रही हैं, कोई नयापन पार्टी में नहीं दिखाई देता है। नहीं, देखिए शिरीष जी, इसको मैं 2 भागों में इसका जवाब दूंगा। जो आपने कहा उससे मैं बिल्कुल उल्टी बात कर रहा हूं, वो मैं उससे सहमत बिल्कुल नहीं हूं। आपको ध्यान होगा, शायद जानकारी आपको है, मुझसे बेहतर जानकारी होगी, कि 2000 में जब जोगी जी मुख्यमंत्री बने और जिस तरीके से उन्होंने अपने कामों को आगे बढ़ाया और तोड़फोड़ वाले कार्यक्रम जो चालू हुए, आपको याद होगा कि हमारे 12 से 13 विधायक जो हमारे टूट के चले गए थे और लगभग लगातार नेताओं को तोड़ने फोड़ने का कार्यक्रम चल रहा था। हर एक चर्चा ये हो रही थी कि अब बीजेपी यहां पर लगभग समाप्त हो गई है 2000 से 2003 के बीच में, और लोगों को अपेक्षा नहीं थी कि हम सरकार में आ सकते हैं। लेकिन फिर से हमने वहां से, हम 36 विधायक हुआ करते थे जब मध्य प्रदेश अलग थे, हमारे पास 20 या 22 भी नहीं बचे थे जब एक अलग पार्टी बनकर टूटी थी, हमारे 11 से 12 लोग चले गए थे। लेकिन उसके बाद संघर्ष हमने प्रारंभ किया 2002 से और 2003 के अंदर में हम सरकार बनाने की स्थिति में आए। इसलिए संघर्ष तो हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, संघर्ष तो हमारे खून में है, इसलिए दिक्कत की बात नहीं है। और मुझे लगता है कि ये जो अभी का पीरियड है ये लगभग उसी स्थिति पर था, लेकिन एक बार फिर से हम संघर्ष करके जनता का विश्वास हासिल करके उससे बेहतर परिणाम हम लेकर आएंगे। ये आने वाले 1-1.5 वर्षों के अंदर में निश्चित रूप से आपको दिखाई देगा। अब रही कांग्रेस पार्टी की बात, आपने जिस कांग्रेस को कहा, खैर मैं उन पर टिप्पणी बहुत नहीं करना चाहता कि कितना इतिहास है क्या नहीं है, लेकिन कांग्रेस की सरकार को भी 3.25 वर्षों से यहां की आम जनता यहां पर देख रही है कि कांग्रेस किस स्थिति में है। 15 साल के बाद वो यहां पर आए हैं और उनको जिस तरीके से उनकी स्थिति होनी थी, लेकिन आज जिन वादों के साथ में, मैं तो स्पष्ट आरोप लगाऊंगा आज के इस डिबेट के अंदर में, ये 15 वर्ष तक नहीं आ पाए थे। शायद इनको लगा कि चौथी बार भी ये सरकार में नहीं आएंगे, इसलिए जिस घोषणा पत्र की, जन घोषणा पत्र जिसका नाम दिया गया, कि वहां पर तमाम प्रकार के वादे, फिर से वो मैं वादों को याद नहीं दिलाना चाहता, शराबबंदी की बात करें, चाहे युवा बेरोजगारी की बात करें, या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी उत्तर प्रदेश में जाकर 500 रुपए गैस सिलेंडर हम कर देंगे, या 50 लाख रुपए किसान को दे रहे हैं, हमारे यहां तो नहीं दे रहे हैं, वहां 50 लाख दे रहे हैं, 500 रुपए वहां सिलेंडर मुफ्त कर देंगे उत्तराखंड में, लेकिन छत्तीसगढ़ की महिलाओं को 500 रुपए सिलेंडर कम नहीं मिलेगा। कांग्रेस मुझे लगता है, देखिए पार्टी जीत हार लगी रहती है जी। संजय जी, आप दूसरे प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं। कल सीएम साहब ने खुद यहां से जाते समय जब पत्रकारों ने यही सवाल पूछा तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अलग अलग राज्य की अलग अलग स्थिति है। जहां तक घोषणा पत्र की बात है तो आपकी पार्टी ने भी अपने घोषणा पत्र में जो चीजें कही थी उसमें से कितनी पूरी की आपको भी मालूम है। रही बात तोड़फोड़ की, उस सरकार, अजीत जोगी सरकार और भूपेश बघेल सरकार में बेसिक अंतर यह है कि इन्होंने आपकी पार्टी में कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं की है। जितनी भी चुनाव हुए उसमें कांग्रेस लगातार जीतती रही है और उस समय जो आपकी पार्टी में विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ था, पहले 1 फिर 12 फिर 1 असंबद्ध, और इस तरह से आपके पार्टी के जो सांसद और जो आपके मेयर और नगर निगम के अध्यक्ष थे वो तक चले गए थे। खैर मेरी चर्चा का विषय वो नहीं है, मैं सुरेंद्र शर्मा जी के पास जाना चाहूँगा। शर्मा जी, आपने संजय श्रीवास्तव जी को सुना है बड़ा धैर्यपूर्वक,
आपकी पार्टी भी जिस तरह से अपने सदस्यता बढ़ाने पर जोर दे रही है, ऑलरेडी आप 10% आगे हैं भारतीय जनता पार्टी से। विधानसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा छत्तीसगढ़ में जो पिछले 3 चुनाव हुए थे इसके पहले 2018 के पहले, तो भारतीय जनता पार्टी और आपके बीच में जो वोट का परसेंटेज है लगातार कम हो रहा था, 2.75 फिर 1.75 और 0.70, और आपकी पार्टी ने फिर उसके बाद एक बड़ी छलांग लगाते हुए 10% से ऊपर चले गए आप। आपकी पार्टी का टारगेट जो है वो 10 लाख जो नए लोगों को जोड़ना है सदस्यता के रूप में, उसको आप डिजिटलाइजेशन से किस तरह से जोड़ रहे हैं, और आपकी पार्टी का अभी 2023 का जो चुनाव है उसके लिए क्या लक्ष्य है? देखिए डॉक्टर साहब, मैं संजय श्रीवास्तव जी की बातों का जवाब दूंगा, मगर उसके पहले जो आज का मूल विषय है उस पर जरूर मैं पहले आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज राजीव भवन में हमारी बैठक हुई और एक लक्ष्य निर्धारित किया गया कि हम डिजिटल माध्यम से 10 लाख सदस्यों को कांग्रेस पार्टी में जोड़ेंगे, और इसकी प्रक्रिया ये होगी कि हमारे कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ में जाएंगे और बूथ में जाकर के उनके घरों में उनके मोबाइल में ही खोल करके और उनकी तस्वीर लेकर के उनका पूरा डाटा उसमें डाल करके उनको मेंबरशिप में शामिल करेंगे। मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि इसके माध्यम से ये जो हमारा बुक के माध्यम से या पुस्तिका के माध्यम से जो सदस्यता अभियान है वो बंद नहीं हो रहा है, वो अलग वो भी साथ में चलेगा। इसके साथ साथ डिजिटल ढंग से सदस्यता अभियान भी हम करेंगे और 10 लाख के लक्ष्य को हम निश्चित रूप से हासिल करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले 3-3.5 सालों में लगातार हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़ के बाहर असम में जाकर के काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जाकर के काम कर रहे हैं, उत्तराखंड में जाकर के काम कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ का कांग्रेस का मॉडल और सरकार का मॉडल दोनों आज हिंदुस्तान में एक संगठन के मॉडल के रूप में, एक सरकार के मॉडल के रूप में एक अच्छा प्रशंसित हो रहा है, और उसको लगातार इस तरह की जिम्मेदारियां मिल रही हैं। तो छत्तीसगढ़ में अब हमारे भाई संजय श्रीवास्तव जी ने बहुत सारी बातें कही, बहुत सारी, मगर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी बात का फैसला वहां की जनता करती है। यहाँ पर किसी भी हम उसकी योग्यता अयोग्यता, उसकी उपादेयता उपादेयता या लोकप्रियता का फैसला जनता करती है। तो जहां तक प्रश्न है कि लगातार जो उपचुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी ने विजय हासिल की, पंचायत के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने विजय हासिल की, निकाय के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने विजय हासिल की, और अभी पिछले महीने जो चुनाव हुआ इसको लिटमस टेस्ट कहा जा रहा था, जिसमें पुरंदेश्वरी जी के निर्देश पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित बड़े नेता मैदान में उतरे। उन्होंने कई किस्म की चुनौतियां दी, घुसने देने को चुनौतियां दी, मतदाता सूची को चुनौती दी, निर्वाचन आयोग को चुनौती दी, और इन सारी चुनौतियों को खारिज करते हुए छत्तीसगढ़ की जनता ने छत्तीसगढ़ की सरकार को जनादेश दिया। इससे यह सिद्ध होता है कि छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार सही दिशा में है। निश्चित रूप से हमने बहुत सारी घोषणाएं की थी, मगर प्राथमिकता के आधार पर उन घोषणाओं को हम पूरी करते जा रहे हैं, और इसके कारण छत्तीसगढ़ के जनता में खुशहाली है, संतुष्ट है, और वो सरकार के कार्यक्रम से बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत पूरी तरह से संतुष्ट है। अब जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है कि हमारे जी शर्मा जी, जब कांग्रेस विपक्ष में थी, भूपेश बघेल जी प्रदेश अध्यक्ष थे, तो आप उस अभियान से बहुत सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे जिसमें बूथ पर कार्यकर्ताओं को तैयार किया जा रहा था। अभी आपकी पार्टी का जो कैंपेन चल रहा है वो पिछला जो कैंपेन था जब आप सरकार में नहीं थे उससे कैसे डिफरेंट है, और आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं? जी, देखिए, पिछली दफा तो जब हम विपक्ष में थे, विपक्ष के समय एक अलग किस्म के रणनीति के तहत काम किया जाता है, और आने वाले सरकार में हम क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे। मैं कह रहा हूं कि जब सरकार हमारी बन जाती है तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इसलिए हमको एक समय रहते संगठन को अपना कार्य निरंतर करते रहना चाहिए, और उसी दृष्टि से छत्तीसगढ़ का संगठन और छत्तीसगढ़ की सरकार
आने वाले समय के लिए हम किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहते। एक सतत प्रक्रिया है संगठन में तमाम युवा वर्ग के लोगों को लगातार जोड़ते रहने से और सारी संगठन की गतिविधियों से, देश के इतिहास से, देश के उपलब्धियों से, कांग्रेस की आजादी के इतिहास से, कांग्रेस के नेताओं के, कांग्रेस ने जो संविधान दिया, कांग्रेस पार्टी ने जो लोगों को बराबर का मताधिकार दिया, कांग्रेस के नेतृत्व में जिस तरह से अनुसूचित जाति, जनजाति और दलित वर्ग के लोगों में एक समानता का भाव पैदा हुआ, आज बराबर की स्थिति में है। हजारों की तादाद में सांसद हैं, विधायक हैं, वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और पूरी तरह से जो हिंदुस्तान में एक जो सर समाज के बीच में एक बराबरी का जो अवसर प्राप्त हुआ है, इन सारी चीजों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। युवा पीढ़ी को इस चीजों को बताने की आवश्यकता है और इस बात को भी बताने की आवश्यकता है कि ये देश जो है धर्म के नाम से, जाति के नाम से जितना ज्यादा विभाजन होगा, इस युवा पीढ़ी का नुकसान। सुरेंद्र शर्मा जी, हम मुद्दों की तरफ नहीं बढ़ते हैं, हम दोनों पार्टियों का जो विस्तार हो रहा है उस पर चर्चा के लिए यहाँ पर हैं। ब्रेक पर जाने से पहले सुरेंद्र शर्मा जी अपनी पार्टी से लोगों को कैसे जोड़े, युवाओं को कैसे जोड़े, उस पर चर्चा कर रहे थे। शर्मा जी, आपसे एक सवाल ये है, जिस तरह से ये डिजिटल युग है और हर युवा मोबाइल के साथ लैस है, प्रदेश का जो वोटर है वो भी मोबाइल के साथ लैस है और आपकी पार्टी लगातार इस पर मंथन कर रही है, काम कर रही है, रिस्पांस कैसा है आपका? बहुत अच्छा रिस्पांस है। दरअसल में देखिए, जो समय जिस हिसाब से बदलता है उस हिसाब से व्यक्ति को, समाज को, निश्चित रूप से संगठन को भी बदलाव लाना चाहिए। आज एक टेक्नोलॉजी का जमाना है। अब आप देखिए, किसी समय में आज से सिर्फ 2 साल पहले हमको बलौदाबाजार से आपके डिबेट के लिए रायपुर आना पड़ता था, मगर कोरोना ने एक ऐसी परिस्थिति निर्मित कर दी कि कई किस्म के माध्यम आ गए, घर बैठे रोज डिबेट की व्यवस्था होती है। तो उसी तरह से आज आपको अपनी बात पहुंचाने के लिए और अपना कैंपेन जो है, अपने विचारधारा को किसी भी पीढ़ी तक, ये जो मोबाइल है ये सिर्फ नौजवान पीढ़ी तक ही सीमित नहीं है, ये तमाम लोगों के, मजदूर क्लास से लेके बहुत निचले तबके के तमाम लोगों के घर में और जेब में ये अपना स्थान बना चुका है। और मेरे ख्याल से सर्वाधिक समय व्यक्ति जो है इन्हीं माध्यमों के बीच में बिता रहा है। तो ये एक बड़ा सशक्त माध्यम है और मुझको खुशी है इस बात की कि हमारे आईटी सेल जो छत्तीसगढ़ का है वो बहुत ही अच्छे ढंग से काम कर रहा है, तमाम मुद्दों को, तमाम विषयों को बहुत ठीक से उठा रहा है। हमारे संगठन के तमाम कार्यकर्ताओं में उत्साह है, हमारे सदस्यों में उत्साह है, हमारे साथियों में उत्साह है, हमारे सरकार के तमाम जो काम करने वाले लोग हैं। ठीक है सुरेंद्र शर्मा जी, मैं संजय श्रीवास्तव जी के पास जाना चाहूंगा। संजय जी, मुझको उम्मीद है आपने लगातार सुरेंद्र शर्मा जी को सुना होगा, हमने आपको भी सुना। आपकी पार्टी जो ये नया अभियान शुरू कर रही है उसको कैसा रिस्पॉन्स है और पार्टी जो आने वाला जो 1.5 साल है उसमें किस तरह से अधिक लोगों तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, शिरीष जी, भारतीय जनता पार्टी एक सतत रूप से सांगठनिक प्रक्रिया के तहत चलती है। हम सरकार में रहे या विपक्ष में रहे, संगठन हमारा लगातार गतिशील रहता है। आपने देखा कि माननीय मोदी जी 7 वर्षों से सरकार चला रहे हैं, लेकिन लगातार केंद्र के कार्यक्रम लगातार चले आ रहे हैं। एक दिन हम लोगों को फुर्सत नहीं मिलती कि जनता के बीच में जाकर विभिन्न प्रकार की जो उपलब्धियां उनको लेकर यहां पर जाए। तो ये हमारे लिए तो सतत चीजें हैं। कांग्रेस अब इन चीजों को स्टार्ट कर रही है, हमें कहीं दिक्कत नहीं, वो अपने दल के लिए काम करे। लेकिन थोड़ी टिप्पणी करना चाहूंगा ये कि आपको याद होगा कि जब हम मिस कॉल करके ये करते थे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाकर जब हमने मेंबरशिप प्रारंभ करी थी, तो यही कांग्रेस के लोग थे जो कहते थे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाके कभी मेंबरशिप होती है क्या। आज उसी को वो स्वीकार कर रहे हैं और उसी को धारित कर रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चला था। आज सुरेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जो सही चीज है वो कहना चाहिए कि डिजिटल आधारित युग हो गया है, जेब में मोबाइल। बोलिए शर्मा जी, समय कम है मेरे पास, बोलिए। सरकार थी, हम कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बस्तर से लेकर सरगुजा तक टावर खड़ा कर रहे थे, टावर खड़ा कर रहे थे, तब लोग इसका विरोध करते थे। जब हम घर में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि हम लोग मिस कॉल से मेंबर बनाने का मिस्टेक नहीं करें, और अब वो इस बात को
हम मिस कॉल मेंबर बनाने की मिस्टेक नहीं करेंगे। हमारे लोग घरों घर जाएंगे, प्रत्येक व्यक्ति घर में जाएंगे और जाकर के उन्होंने क्लियर किया था कि उनके जो कार्यकर्ता घर जाके उनके मोबाइल में उसको डाउनलोड करके वहां पर उसको फंक्शन में लाएंगे। खैर, ये दोनों पार्टियों को देखना है आने वाले चुनाव में वो जनता तक अपनी कैसे पहुंच बनाती है, अपने कार्यक्रमों को, अपनी घोषणाओं को, जो उन्होंने काम किए, जो उन्होंने वादे किए, कैसे पहुंचाती हैं, ताकि जो जनता है, जो वोटर है, वो उनकी पार्टी के प्रति आकर्षित हो, उन्हें वोट दे। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।